सर, मेरा नाम प्रीति है और हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हैं और ब्रज के लोक संगीत में प्रचलित वाद्यों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आपसे ब्रज संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे और ब्रज संस्कृति में जो लोक वाद्यों का प्रयोग होता है संगीत में, उनके बारे में कुछ बताइए सर। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपका ब्रज में आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप ब्रज के उन लोक वाद्यों पर एक शोध कार्य कर रही हैं जो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आजकल ऑर्केस्ट्रा का आगमन हो गया है। पहले जो लोक वाद्य थे वो बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि विलुप्त प्राय हैं, लेकिन सच में यदि देखा जाए वास्तविकता तो यह है कि विलुप्त प्राय नहीं हैं, विलुप्त हो चुके हैं। किसी भी आप दृष्टिकोण से देखें, जहाँ तक लोक का सवाल है, लोक संस्कृति वह है जो सामान्य तरीके से आसानी से बिना किसी दिखावे के हम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक किसान जब खेत पर जाता है तो अपने जाते हुए रास्ते में कुछ न कुछ गुनगुनाता जाता है। महिला जब खेत पर जाती है अपने पति के लिए खाना लेकर के तो वो कुछ न कुछ गीत गाती हुई जाती है, मन मन में। जरूर नहीं है वो चिल्ला के गाए, मन में गाए, ये लोक अभिव्यक्ति है। महिलाएं जब पहले समय में जब चक्की हुआ करती थी, घर में आटा पीसती थी, तो बैठ करके आटे पर चक्की चलाते 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 और वो गीत गाती रहती थी। तो ये हमारी लोक संस्कृति है। कहीं पर कोई घटना हो गई, उस घटना से संदेश देने के लिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, उसके लिए लोक नाट्य बने, लोक गीत बने। इस तरह से लोक संस्कृति हमारे कण कण में समाई हुई है। लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि लोक वाद्यों के ऊपर, तो लोक वाद्य धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गए। उसके अनेक कारण हैं जिन पर हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये चर्चा करना जरूरी है कि इस लोक संस्कृति को, जो कि लोक वाद्यों में समाहित है, लोक संगीत में समाहित है, लोक नाट्य और लोक कथाओं में समाहित है, उससे हमने आज तक सीखा क्या है। देखिए, छोटा जब बच्चा होता है तो माँ जब लोरी सुनाती है तो धीरे धीरे उस लोरी को सुनते 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 वो संगीत से परिचित हो जाता है। बाहर जाता है तो उसे कहीं पर नृत्य गान दिखाई देता है, कहीं उसे नाटक दिखाई देता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले 2 नाटक देखे थे, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। दोनों नाटकों ने उनके जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का लक्ष्य बना लिया और राष्ट्रपिता आज माने जाते हैं, वो कहे जाते हैं। अगर वो लोक संस्कृति में उन 2 नाटकों को न देखते तो क्या वो सत्य अहिंसा के मार्ग पर इतनी जल्दी आगे बढ़ते? कदापि नहीं, क्योंकि वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक वकील थे, बैरिस्टर थे। उनका काम तो लोगों का केस लड़ना था। लेकिन लोक संस्कृति के उन 2 नाटकों ने एक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से उनको महात्मा गांधी बना दिया। आज हमारे समाज में चारों तरफ लोक संस्कृति का एक ऐसा विनाश कार्य चल रहा है और उस कार्य के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। अभी पिछले दिनों जब मुझे राज्यपाल महोदया महामहिम आनंदीबेन जी ने सम्मानित किया था तो वहाँ संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी जी भी थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि सिपाही देश की रक्षा सीमा पर करता है, लेकिन हमारे कलाकार समाज के अंदर रह करके पूरे समाज की रक्षा करते हैं। ये वास्तव में सही बात है, क्योंकि संगीत से हमारे जीवन में बहुत बदलाव होते हैं।
संगीत हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए पुनः तरोताजा करता है, मन में उमंग उठती है, हमारी थकान दूर हो जाती है और हम दोबारा से फिर से कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। अब विचार यह है कि इस संगीत को कैसे जिंदा रखा जाए, किस तरह से उस लोकमर्रा की जिंदगी को दोबारा से वापस लाया जाए, क्योंकि आज तो ऑर्केस्ट्रा का जमाना हो गया। देखिए, किसी घर में अगर कोई विवाह होता है तो उस विवाह में आजकल फिल्मी गाने गा करके दुल्हन को नचाया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो विवाह संस्कार के गीत गाते हुए उस दुल्हन का आगमन करती हैं। दरवाजा पूजन होता है उनका, पैर रंग में जो है रंगीन पानी में जो है पैर उसके जो है रखवा करके आगे बढ़ाया जाता है, उन पैरों के निशानों पर चावल डाले जाते हैं। बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन वो परंपराएं आज हमारी केवल इतिहास तक सीमित रह गई। आप जैसी विदुषी बालिका यदि इन चीजों को लिखे तो शायद मैं आज के दिन को सार्थक समझूंगा, क्योंकि मैंने तो ब्रज संस्कृति केंद्र नाम से जो हमारी संस्था है उसको बनाया था इसी उद्देश्य से। वो काम भी कर रही है। लगभग 280 कलाकार इसमें प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 110 कलाकार तो बाल कलाकार हैं जिनकी उम्र 8 से 14 वर्ष की है। बाकी के कलाकार युवा कलाकार हैं और आपको सुनकर आश्चर्य होगा 10% तो इसमें वृद्ध कलाकार हैं। उनको भी मैं सिखा तो क्या सकता हूं, लेकिन हाँ, जो वो अपने जीवन काल में देखते थे, जिनसे वो दूर हटते चले गए, ऑर्केस्ट्रा के जमाने में डीजे हो रहा है, उन बूढ़ी बड़ी महिलाओं को बुला करके मैंने महिला संगीत मंडल की स्थापना की, जो आसपास के घरों में जहाँ शादी ब्याह होता है वहाँ जाकर के उन गीतों को गाती हैं जो संस्कार गीत हैं। किसी बेटी की लगन लिखी जा रही है तो वो लगन के गीत गाती हैं। अगर किसी के यहाँ पर लगन आ रही है, बेटे की लगन है, तो वो शाम को पूरा महिला मंडल जाता है और निःशुल्क बिना कुछ लिए हुए, हाँ यदि कोई उनमें से कह के खाना खा के जाइए, बतासे बटते हैं लगन में वो लेके जाइए, वो एक अलग बात है, वरना हम लोग किराया भी नहीं लेते। और वो गीत जो कभी गूंजते थे, रघुनंदन फूले ना समाए, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले ना समाए। इन गीतों को गा करके उस परंपरावादी जीवन और संगीत को जिंदा करती हैं। ब्रज संस्कृति केंद्र के माध्यम से ही मैंने उन बाल कलाकारों को भी शिक्षा दी जो पुरानी संस्कृति को आत्मसात करें, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार हैं, संस्कृति के पोषक हैं। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। जब कन्या की विदाई होती है तो ये गीत कितना मार्मिक है। बेटियों को हमने सिखाया है, छोटी छोटी बच्चियां जब कोई विदाई होती है तो वहां गाते हुए उस विदा होती लड़की के साथ साथ गाती चलती हैं। बड़ा आत्म सुख होता है। आपको भी सुख होगा जब इन चीजों को आप अपने शोध ग्रंथ में लिखेंगे। आपको भी सुख होगा जब उन बालिकाओं की तरह आप भी कुछ बालिकाओं को ट्रेंड कर देंगे। और मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए और बड़े विनम्र भाव से अनुरोध है कि आप जिस विषय पर पीएचडी कर रही हैं उसको आत्मसात करिएगा। केवल एक डॉक्टरेट की डिग्री लेने तक सीमित मत रखिए, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा कि हमने जो सीखा है उसको हम आगे बढ़ाएं। मेरा आशीर्वाद है बहुत जल्दी आपको पीएचडी करने के बाद किसी डिग्री कॉलेज में
प्रोफेसर की नौकरी मिले और फिर आप नाम के आगे प्रोफेसर लगाएं। लेकिन आज के दिन को जरूर याद रखिएगा कि मुझसे मथुरा में डॉक्टर खीमचंद यदुवंशी ने अनुरोध करते हुए एक विनम्र प्रार्थना की थी कि जिन वाद्य यंत्रों पर, जिस संगीत पर पीएचडी की है, उनको विलुप्त नहीं होने देना है। महिला मंडल, संगीत मंडल बनाना जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों को लेकर के इन लोक वाद्यों को जिंदा कर सकती हैं, संस्था बना सकती हैं। उस संस्था के तहत आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर सकती हैं। और अगर ये मेरे जीवन काल में हुआ तो मैं भी आपके यहाँ आकर के किसी न किसी एक लोक वाद्य को सीखने का प्रयास करूंगा। मैं भी आपका विद्यार्थी बनूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसी संगीत विदुषी मुझको भी कुछ सिखाएं, क्योंकि हमारा जीवन तो अब निकल गया, चलने का टाइम है। ब्रज संगीत विद्यापीठ कभी यहाँ मेरे गुरुजी का हुआ करता था। वहां से मैंने लोक संगीत में संगीताचार्य तक की पढ़ाई की। संगीत महावाद्य, इसमें एक डिग्री होती है जो पीएचडी के बराबर होती है, संगीत महोपाध्याय। तो अब डिग्रियां तो अब लेने का आपका समय है, लीजिएगा। और ये जो ब्रज का जो संगीत है बड़ा लुभावना है। इसमें ढोलक की गमक, जब ताल बैठती है, कहरवा या खेमटा, तो संगीत कुछ अलग ही निकल करके आता है। लोक संगीत में जो ताल बजाई जाती हैं वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन वो ढोलक गुम होती जा रही है। वो ढोलक अब हमें जिंदा करना पड़ेगा। अब ऑर्केस्ट्रा का जमाना आ गया है। अब तो नाल बजती है। नाल का अर्थ समझती हैं? जो एक चमड़े को रस्सी से बांधने के बजाय बोल्टों से कसते हैं, वो गमक नहीं आती उसमें। लकड़ी को चारों तरफ से चमड़े से बंद करके और रस्सियों से जो कसते थे, उसके जो छल्ले होते थे उन्हें खींच करके ढोलक को स्वर में लाते थे। उस ढोलक को जिंदा। ब्रज में बहुत सारे लोक संगीत के वाद्य पहले पाए जाते थे, जिनमें अलगोजा था, बांसुरी थी, ढप होता था, बड़े साइज का होता है, ढपली छोटी होती है, ढप बड़ा होता है, चंग होता है, नक्कारा होता है, बेला जो घर में हम थाली होती है, उस थाली को भी एक घड़े के ऊपर उल्टा रख करके बजाते थे। और उस वाद्य का नाम आया ढाक। कभी जब किसी को सांप काट लेता था, बाएगी आते थे, नीम की पत्तियों से मंत्रोच्चारण से उसका जहर उतारते थे, उस ढाक को बजाया जाता था। उस ढाक के स्वर से जहां भी वो सर्प होता था जिसने काटा है, वो आता था। मैंने अपनी आंखों से 2 दृश्य ऐसे देखे थे, जिसमें एक महिला को तो कंडे लेते समय सांप ने काट लिया, ढाक बजा तो वहां पर पीले रंग का सांप आया और उंगली को पकड़ करके बाएगियों ने सांप के आगे कर दिया। सांप थोड़ी देर तो चुप रहा, उसके बाद सिर झुकाया, उंगली पर मुंह लगा के कुछ करता रहा। शायद वो अपने जहर को चूस रहा होगा। नीम की कोटर में से निकल करके एक महिला को काट लिया हाथ में, उसका भी मैंने दृश्य देखा। वहां काले रंग का सांप आया था ढाक बजाने से। तो ये संगीत के जो वाद्य हैं, यंत्र हैं, इनमें बड़ी जान होती है। नक्कारा, जहां नक्कारा खटकता है वहां कोसों दूर से व्यक्ति चला आ जाता है, खिंचा हुआ, शब्द भेदी बाण की तरह। उसको नहीं पता कि नक्कारा किस गांव में बज रहा है, केवल अनुमान लगाता है रात में और खिंचता हुआ चला आता है। क्यों? जो ब्रज का स्वांग है, जो भगत है, उसमें नक्कारा बजता है। होली के दिनों में जो रसिया गाए जाते हैं, उन रसियाओं की गमक जो है वो बड़े एक नक्कारे से निकलती है, जिसको कि हम बम कहते हैं। वैसे बम का मतलब है एटॉमिक बम, दिवाली पर चलाने वाला बम,
लेकिन इसको बम क्यों कहते हैं, उसका भी एक कारण है कि जिस तरह उस बम का धमाका होता है, तेज आवाज निकलती है, ये नक्कारा जब बम यानी बड़े साइज का हुआ तो उससे तेज गमक निकलती थी। इसका एक कारण भी था, युद्ध क्षेत्र में जाते हुए सैनिकों को जोश दिलाने के लिए उस नक्कारे का वादन किया जाता था, बहुत तेज तेज तेज। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो खाना खाने के बाद अपनी प्राचीर यानी लाल किला आगरे पर पहुंच करके वहां रखे हुए भूमि दुंदुभी यानी नक्कारे का पहला नाम था दुंदुभी, और दुंदुभी जो होती थी वो जमीन में गड्ढा खोद करके या किले की प्राचीर पर मिट्टी से बहुत बड़ा एक बर्तन सा बना करके उस पर चमड़ा लगा करके उसको दुंदुभी कहते थे। आज उसका नाम बम कह दिया है। और जानते हैं अकबर वो नक्कारा क्यों बजाता था? फतेहपुर सीकरी में उनकी राजधानी थी पहले, वहां से आगरा के लाल किले में आई तो जोधाबाई जो कि हिंदू घराने से थी, वो हिंदू परंपराओं का पालन करती थी, पति के खाने से पहले खाना नहीं खा सकती, इसीलिए खाना खाने के बाद अकबर लाल किले की प्राचीर पर जाकर के उस नक्कारे को बजाते थे, उसकी आवाज फतेहपुर सीकरी तक पहुंचती थी, तब जोधाबाई खाने का ग्रास ठाकुर जी को भोग लगा के खाती थी। यह लोक वाद्यों की एक अहम भूमिका। बहुत सारे हैं, आप जगह जगह जाएंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर चिकाड़ा होता है, सारंगी जैसा होता है, बजाया जाता है। जहाँ ढोला होता है वहाँ चिकाड़े पर ढोला गाया जाता है। सारंगी मुगल काल में उसका एक रूप बदल दिया गया। जहाँ कोठों पर तवाइफें नृत्य करती थी, वहाँ उस्ताद लोग सारंगी से सिखाते थे उनको नृत्य और गान। लेकिन इससे पहले जो स्वरूप था वो चिकाड़ा था। चिकाड़े पर हरफूल सिंह हुआ करते थे, लोहवन गांव के, ब्रज में उनका बहुत नाम था। उनका चिकाड़ा तो कम से कम 7-8 किलो वजन का था। उस वक्त की लकड़ी बड़ी अच्छी आती थी। आप जाइएगा लोहवन में और देखिएगा कि उनका चिकाड़ा अगर आपको देखने को मिले तो उसका फोटो खींचिएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे अंदर रहते हैं कि उस चिकाड़ा से सारंगी बन गई, और सारंगी का जब पाकिस्तान जब बन गया तो उसका एक नाम और रख दिया गया, इसराज। उर्दू अल्फाज है इसराज। मथुरा में गजाधर पाठक हैं, बहुत ही अच्छे सारंगी वादक हैं, और उनके पास वो पाकिस्तान से किसी से मंगाया हुआ वाद्य यंत्र इसराज मौजूद है। वो इसराज को बजाते हैं हमारी इंडिया में बैठ करके। अब यहाँ भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन बात है संगीत के वाद्य की। ये संगीत के हमारे लोक वाद्य हैं। बांसुरी भगवान कृष्ण बजाते थे, लेकिन उनके जो साथी थे जो खेलते थे गाय चराते चराते, उनमें भी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई। क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूँ, यदुवंशी हूँ, इसीलिए कुछ चीजों को मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। बांसुरी बजाते हैं, कदम के पेड़ पर बैठ करके गोपियां आ जाती हैं, उनके साथ महारास होता है, महारास में गीत होते हैं, लेकिन बेचारे ग्वाल वो तो बाहर खड़े कर दिए। गोपियों का नृत्य है, गोपियां रहेंगी उसमें। तो अब बताइए क्या स्थिति होगी उन ग्वालों की जो साथ साथ खेलते तो हैं, मगर एक बांसुरी ने, एक रास ने उनको बाहर कर दिया। वो सुन रहे हैं कान से, गीत संगीत नृत्य हो रहा है। हाँ रचो रास रंग, हाँ रचो रास रंग, गावत नाचत हैं सभी, हाँ रचो रास रंग।
ता थे तक, ता थे तक, ता थे तक, ता थे था, ता थे था। ये इस तरह से परमूल उसमें आ रहे हैं। ग्वाल सुन रहे हैं, हम क्या करें? ग्वाल वालों ने सोचा, लाला कन्हैया तुमने बांसुरी बजाई, देखना हम क्या करते हैं। उन्होंने 2 बांसुरी ली, एक साथ अपने मुंह में ली और जोर से बजाना शुरू कर दिया। उस लोक वाद्य को नाम दिया गया अलगोजा। वो ब्रज का लोक वाद्य है। मेलों में आपने बच्चों को लेकर के अलगोजा बजाते हुए देखा होगा। बांसुरी इस तरह बजाई जाती है, ओठों पर रख करके, अलगोजा सीधे मुंह में लगा करके और फिर बजाया जाता है। 2 एक साथ। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ दिए, जय हो मधुमंगल, जय हो भैया श्री रामा। मैं तो एक बांसुरी बजाता था, तुम 2 बजाते हो। अलगोजा के बारे में जरूर लिखिएगा। आज भी उसके बजाने वाले हैं, बजाते हैं, बजाते रहेंगे। मुंह से ही आवाज निकाल देना, नक्कारे की आवाज निकाल देना, ढोलक की आवाज निकाल देना। कुछ ऐसे स्वर जब होते हैं तो उसको मुंहचंग कहते हैं। एक वाद्य यंत्र है यहाँ का भपंग, जो बीन के साथ बजाया जाता है। आपने देखा है कभी सांप दिखाने वाले आते हैं, बीन बजाते हुए आते हैं, उनके बगल में बीन बजाते हुए सपेरे के बगल में एक जो गोल वाला कद्दू होता है, उसको सुखा करके उसके अंदर एक धागा मजबूत सा बांध करके वो उसको ऐसे दबा लेते हैं कद्दू को, तो और उस रस्सी को यहाँ पकड़ते हैं और फिर हाथ से उसको बजाते हैं एक तारे की तरह से। जो आज अमेरिका गिटार बजा रहा है, वो हमारे यहाँ भपंग बहुत पहले था, आज भी बजाते हैं उसको। उसी का प्रारूप तारे वाद्य में भपंग का गिटार आ गया। बहुत सारे लोक वाद्य हैं, आप जाएंगी जगह जगह उनको देखेंगी। हमारे ब्रज संस्कृति केंद्र के संग्रहालय में भी आप जाइएगा, बहुत कुछ मिलेगा। उस जमाने का हारमोनियम मिलेगा जो पंडित नथाराम जी बजाते थे। सन 1942 में उनका देहावसान हो गया। इसका मतलब है कि 40 तक वो बाजा बजता था। सन 1940 से आज 2022 तक वो बाजा क्यों का त्यों बजता है। नक्कारा भी उस जमाने का रखा हुआ है। और भी कई तरह के वाद्य हैं जिन पर आपको शोध करना है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। जिस तरह 280 के करीब विद्यार्थियों ने यहाँ प्रशिक्षण लिया, मैं तो चाहता हूँ कि आप 2800 तक पहुँचें, उससे आगे पहुँचें। जीवन में बहुत कुछ आपको लाभ हो। हमारा ब्रज संस्कृति केंद्र एनजीओ का भी काम करता है। जो बेटियां पढ़ने में कहीं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, हम उनके लिए किताबें, उनके लिए ड्रेस, उनके लिए और भी उपकरण जैसे पेन, पेंसिल, रबर आदि, और कई बार तो हमने उनकी साल भर की फीस भी भरी। हमने का मतलब है हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण जी ने उनकी फीस भरने का हमें आदेश दिया। संगीत के क्षेत्र में यहाँ लोक विधाएं बहुत गायब हो गई। जो स्वांग पहले दमदारी से हुआ करते थे, भगत के अखाड़ों में हुआ करते थे, वो एक अखाड़ा गुरुजी राम नारायण अग्रवाल जी की प्रेरणा से उन्होंने एक बोतल से खुलवाया, वो भी चल रहा है। उसमें भी प्रशिक्षण देते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ था, 20 मार्च से बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया। उससे पहले 14 जनवरी को हमने हाथरस में एक नक्कारा महोत्सव किया। उसमें छोटे छोटे बच्चों को नक्कारा बजाने का 15 दिन का प्रशिक्षण दिया। इब्राहिम मास्टर हाथरस के नक्कारा वादक हैं, उनकी मदद से ये सारा काम हुआ और एक साथ बैठ करके 14-15 बच्चों ने एक साथ नक्कारा बजाया। आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसे ही कुछ लोक वाद्यों का प्रशिक्षण भी चलता रहे, जिससे जो विलुप्त हो चुके हैं उनको हम दोबारा से जिंदा कर सकें।
संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे पता नहीं क्यों, मैं तो इतना कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एकेडमी सम्मान से सम्मानित किया सन 2014 में। जो ये आप देख रही हैं, ये महामहिम राज्यपाल जी का दिया हुआ ये सम्मान पत्र है। और मैं चाहता हूँ कि हर कलाकार जो यहाँ का है वो इन पुरानी चीजों पर काम करते 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 हिंदुस्तान से बाहर तक इन चीजों को ले जाए। आप संगीत विदुषी हैं, आप इन पर लिखिएगा और इतना लिखिएगा कि लोग वाग जो संगीत से प्रेम करते हैं वो मजबूर हो जाएं ऑर्केस्ट्रा से दूर हटने के लिए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा ने हमारे कलाकारों को बेरोजगार कर दिया। एक मोबाइल पर कोई लोकगीत बजा दिया लीड लगा करके, कलाकारों को स्टेज पर एक्शन मोशन डांसिंग करा दिया। इससे ये हुआ कि जितने भी जो हमारे वादक होते थे, जो बैठ करके बजाते थे, सिंगर जो साथ दे करके गाना गाते थे, तब वो प्रदर्शन होता था, उसमें से हमारे लोग जो कलाकार वादक थे उनको खत्म कर दिया। मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूं और आपकी कलम से भी ये चाहता हूं कि आप भी इनके बारे में लिखें कि हमारे लोक वाद्यों को जिंदा तभी रखा जा सकता है जब हम इनकी अहमियत को पहचानें। इनको विलुप्तीकरण से बचाया जा सकता है। यदि हम आधुनिकता की दौड़ में भागते हुए अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं तो ऐसी आधुनिकता से दूर रहना चाहिए। अब आप अनुमान लगाइए कितने लोक वादक ऑर्केस्ट्रा पर गाना बजाकर डांस करने की वजह से कलाकारों के बेरोजगार हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को भी हटा दिया, बोले छोड़ो अब तो युग बदल गया है। और आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या और चेंजेस होने वाले हैं। यदि आप लोगों का मतलब है कि आप देश के जो नौनिहाल अब हैं, नई पीढ़ी, अगर कुछ इसमें बदलाव नहीं किया तो केवल इतिहास के पन्नों तक ये सब सीमित रह जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी बहुत अच्छे विद्वान ने लिखा था, हाँ गोपाल दास नीरज जी ने, अलीगढ़ के थे, पद्मश्री, उन्होंने लिखा था कि मैंने गाय को देखा है, मेरे पिताजी के घर में गाय थी, मैंने तुलसी को देखा है जो मेरी माताजी सवेरे सवेरे पूजन करती थी, लेकिन क्या आपने गाय को संवारा है जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी उस गाय को देख सके? बहुत मार्मिक बात है। घर में गाय गायब हो चुकी है। गाय गलियों में मिल जाएगी आपको, सवेरे सवेरे दरवाजे पर रोटी देने के लिए गाय अपने आप खाने आ जाती है। हम कितने निकृष्ट हो गए हैं कि जिस गाय का हम अंश खा रहे हैं वो दरवाजे पर हमारे यहाँ पर सुबह अपना एक रोटी मांगने आ रही है। घर में पहले गाय होती थी, हम सवेरे सवेरे उठ करके गाय को नहलाते थे। आपको एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ, जिसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो वो गाय के ऊपर जा करके अपना 2-4 बार हाथ जो है फेर दे। जिसको घुटनों की और हाथ पैरों में दर्द की, गठिया की बीमारी हो, वो जा करके अगर गाय के पूरे शरीर पर 10-5 मिनट हाथ फेर देगा, इससे हमारे ब्लड के अंदर जो तंतु हैं वो गाय के रिएक्शन से इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। कई लोगों को मैंने ठीक होते देखा है। तो ये हमारी संस्कृति, ये है हमारी परंपराएं, और इन परंपराओं को संगीत के माध्यम से आसानी से लोगों तक संदेश दिया जा सकता है। और वो संगीत बिना लोकवाद्यों के अधूरा है। इसीलिए ब्रज के लोकवाद्य आपका जो विषय है, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है कि संगीत कैसे होगा जब लोकवाद्य होंगे तभी तो। और जो विलुप्त प्राय लोकवाद्य हैं उन पर प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। हम अपने एक निश्चित एरिया में ही ये काम कर रहे हैं। आप बनारस से हैं, आप बनारस में जाकर के ये सब कर सकती हैं।
पीएचडी करने के बाद, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होने के बाद में आप मेरी इस बात को भूल मत जाइएगा। ईश्वर आपको बहुत कामना दे, ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए, ईश्वर आपको कार्य करने की शक्ति दे। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप इन ब्रज के संगीत और लोक वाद्यों पर एक ऐसी रिसर्च स्कॉलर कहलाएं जो कि पीएचडी के बाद भी बहुत सारे शोध कार्यों को करें और लोगों से कराएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके लिए शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।